Hello guys, this is Amita. Welcome to Tech Master Knee. The subject is Standard of Quality Practices. In the previous lectures, we have discussed about the single sampling plan and the double sampling plan. You can find all the videos of quality of the playlist in the description box. So let's begin. Today's important topic is Operating Characteristics Curve, also known as OC curve. So we will discuss it. ये आपको थिन लाइन दिख रही होगी, इसके नीचे के सारी चीज़ें शेडेड एरिया ये पूरा एक्सेप्ट होगा और इसके ऊपर का सारा एरिया आपका रिजेक्ट होने वाला है. तो व्हाट डू यू मीन बाय इट? इट इज़ नथिंग बट शोइंग द डिफेक्ट्स कि कितने पे आपका एक्सेप्ट होगा और कितने पे आपका रिजेक्ट हो जाएगा. सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है कि दिस इज़ द ग्राफ बिटवीन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस टू द परसेंटेज डिफेक्टिव्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट. सिर्फ डिफेक्टिव्स भी ऑप्शन आ सकता है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स भी हो सकता है ऑप्शन में, बट आपको जाना है परसेंटेज डिफेक्टिव्स के ऊपर. ओके, यू वेरी वेल नो दैट PA इज एक्सेप्टेंस प्रोबेबिलिटी, C इज एक्सेप्टेंस नंबर एंड D इज योर नंबर ऑफ डिफेक्ट्स. तो अगर आप उस तरीके से देख रहे हो तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है? PA. आपको पता है कि डिफेक्टिव्स अगर कम हैं, मतलब आपके जो एक्सेप्टेंस नंबर है उससे कम डिफेक्टिव्स हैं या फिर उसके बराबर हैं, तो आप उस तरीके से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं उस लॉट को. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एज मैंने आपको बताया था कि एट्रीब्यूट्स के जब आप बारे में बात करते हैं तब आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करते हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दिस ग्राफ. ये ग्राफ आपको मीनिंग बताते हैं. ये ग्राफ क्वेश्चन में नहीं आएगा लेकिन इससे रिलेटेड पॉइंट आएंगे जो आप यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे. तो नेक्स्ट आप देखते हैं इस ग्राफ में, यहाँ पर प्रोड्यूसर्स रिस्क मैंने आपको बताया था दिस इज़ ओनली 5% एंड दिस इज़ 10%. प्रोड्यूसर्स रिस्क क्या होता है कि उसका अच्छा लॉट वेस्ट हो गया. अगर आप यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे इसको तो आप ये क्या देखेंगे कि गुड लॉट है वो रिजेक्ट हुआ, तो ये क्या बता रहा है आपका प्रोड्यूसर का रिस्क. और ये आप देखेंगे बैड लॉट आपका एक्सेप्ट हो गया, ये आपका क्या हो रहा है? बीटा, दैट मीन्स कंज्यूमर्स रिस्क हो रहा है, उसको गंदा लॉट मिल गया है. और बीच का वाला पोर्शन जो है कि वो इंडिफरेंट रहता है, ना किसी इसको लॉस हो रहा ना इसको ज़्यादा लॉस हो रहा. ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस पर क्वेश्चन भी देखा गया है तो इसलिए मैं इसको ऐड किया है. क्वालिटी. व्हाट इज़ क्वालिटी? आपको कंपनी ने कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए हैं और आपको ये पता है, आपने एक्सपेक्टेशन करके रखी है कि यार ये फ़ोन ऐसा चलना चाहिए, इसमें ये फीचर्स होने चाहिए. आपको एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिल गई, तब आप क्या बोलेंगे कि इसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है. उससे कम चीज़ें मिली तो आप बोलोगे कि यार क्वालिटी तो अच्छी नहीं है इस चीज़ की. दैट इज़ द थिंग, आपके एक्सपेक्टेशन पे चीज़ क्या परफॉर्म करके दे रही है आपको, दैट इज़ क्वालिटी. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सैम्पलिंग डज नॉट एस्टिमेट द क्वालिटी ऑफ द लॉट. It only tells you about the number of defects and the conforming or non-conforming assets. Okay? So ये चीज़ आपको याद रखना बहुत important है. Next we will discuss about other graph. इस ग्राफ में आपको सारा एनालिसिस हो जाएगा, सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे. सिचुएशन क्योंकि ऐसे ही ग्राफ से बनकर आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछी जाती है तो क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि मैंने एक्सेप्टेंस यहाँ पर मैंने एक्सेप्टेंस नंबर लिया हुआ है C, इसको मैं इंक्रीज़ करती हूँ. ऑब्वियसली अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं ज़्यादा एक्सेप्ट कर लूँगी तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस भी क्या हो गई, बढ़ गई. ठीक है, तो मैं ज़्यादा चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही हूँ. अब ऐसे टाइम पे क्या होगा कि ज़्यादा चीज़ें एक्सेप्ट कर रही हूँ तो मेरा लॉट गंदा भी आ सकता है. तो यहाँ पर किसको रिस्क ज़्यादा हो रहा है? यहाँ पर कंज्यूमर को रिस्क ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर को तो फ़ायदा ही है, हो सकता है उसका जो गंदा माल है वो भी उसकी दुकान से निकल गया, लेकिन वो किसको मिल गया वो गंदा माल? कंज्यूमर को जाके मिल गया, तो नुकसान हो गया उसका. दैट मीन्स अगर C इंक्रीज करोगे तो PA बनेगा विच इज़ गिवन हियर, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है. एंड अल्फ़ा आपका डिक्रीज हो जाएगा बट बीटा आपका इंक्रीज हो जाएगा. ओके, ये हो गया केस 1 की स्टडी. नेक्स्ट डिस्कस अबाउट केस 2. केस 2 की स्टडी करते हैं हम. तो यहाँ पर क्या है, मैंने n लॉट का जो साइज़ है उसको मैंने इंक्रीज़ कर दिया, सैम्पल जो साइज़ है मैंने उसको इंक्रीज़ कर दिया. मैं ज़्यादा नंबर का सैम्पलिंग करूँगी तब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस क्या बहुत ही कम हो जाएगी क्योंकि मैंने एक्सेप्टेंस नंबर को मैं कांस्टेंट रख रही हूँ. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको लॉजिक से समझाती हूँ एक एग्जाम्पल से. मैंगोज़ खरीद रहे थे आप, पहले हम सेलेक्ट कर रहे थे 10 में से मैंने बोला था कि 3 को मैं एक्सेप्टेंस नंबर रखूँगी. ठीक है, अब मैंने लॉट साइज़ बढ़ा कर रख दिया 20. मैंने बोला 20 में से 3 को मैं एक्सेप्टेंस नंबर रख रही हूँ. अब तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया. तो अब ये स्ट्रिक्ट होने के कारण क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस इज एंटी प्रोपोर्शनल टू सैम्पल साइज. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस. अब इस टाइम पे क्या होगा कि मैं कितना प्रिसाइज हो गई, मैं स्ट्रिक्ट हो गई ना, तो मेरे कस्टमर तक सिर्फ और सिर्फ अच्छा माल जाएगा.
तो अब इसमें क्या हो सकता है, लेकिन किसी कंज्यूमर का तो फ़ायदा हो गया, लेकिन प्रोड्यूसर का नुकसान हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि आपका अल्फ़ा इंक्रीज़ होगा एंड बीटा डिक्रीज़ होगा ऑन दिस केस, ठीक है। ऐसे ही आप अपने हिसाब से ना केस एनालिसिस कर सकते हैं अलग अलग ग्राफ बनाकर, इसमें कोई ऐसा फास्ट एंड रूल टाइप नहीं है यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट इज वी विल डिस्कस अबाउट AOQ, एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी। अब ये क्या बताता है आपको कि डिफेक्टिव्स और लिटरल मार्केट कैसे काम करता है। एवरेज परसेंटेज डिफेक्टिव इन द आउटगोइंग प्रोडक्ट आफ्टर इंस्पेक्शन कर लिया, अब क्या हुआ। अब आप भी तो ऐसे करते हैं ना कि मार्केट में सामान लेने गए तो सारा अच्छी क्वालिटी का या सारा गंदी क्वालिटी का नहीं लाते हैं, आप मिक्स करके लाते हैं, क्योंकि हमें इकोनॉमी को भी तो देखना है ना। तो ऐसे ही होता है कि जनरली फिर बैलेंस हो जाता है आपकी क्वालिटी एंड आपका रेट, ना प्रोड्यूसर को नुकसान ना कस्टमर को नुकसान, तो ऐसा बीच का कुछ मार्ग निकल जाता है। वैसे ही कुछ है AOQ। AOQ किस बारे में बात करता है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आई टेल यू। इस पर क्वेश्चन आया है और लास्ट ईयर ही आया है इस पर क्वेश्चन, तो इससे इंपॉर्टेंट। AOQ आपका एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी निकाल लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस निकाल लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट्स आपको पता है, एन आपका लॉट का साइज हो गया, स्मॉल एन आपका सैम्पल साइज हो गया। इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर वॉट एवर यू वॉन्ट, ओके। Next is average sample number. This is new concept I'm introducing. Average sample number ऐसा वो सैम्पल का नंबर जिसको लेने से ना इसका नुकसान हो रहा है ना प्रोड्यूसर का, किसी का भी नुकसान नहीं हो रहा है और क्वालिटी मॉडरेट क्वालिटी मेंटेन्ड है, ऐसी नंबर को हम एवरेज सैम्पल नंबर बोलते हैं, ठीक है। ये मेजरली किस किस पर डिपेंडेंट होती है, ये सैम्पल साइज एंड प्रोबेबिलिटी इन दोनों पर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला है, ये न्यू फॉर्मूला है, आप इसको रिमेंबर करिएगा। N1 P1 प्लस N, मैंने आपको बोला था कि जब आप सेकंड सैम्पलिंग करोगे तब आप क्या करोगे, N1 और N2 इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, ठीक है। N1 माइनस P1, जैसे हमने जब हमने रिलायबिलिटी पढ़ी थी तब हमने ऐसे ही कुछ फॉर्मूले को एम्प्लॉय किया था, ये ऐसे ही कुछ है सेम फॉर्मूला, ठीक है। आप इसको देखिएगा, P1 प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिसीजन ऑन द फर्स्ट सैम्पल एंड मतलब N1 द फर्स्ट सैम्पल एंड N2 एंड द सेकेंड सैम्पल, और वो दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इस ग्राफ की क्वालिटी क्या है कि मिडिल में आकर सब बैलेंस हो जाता है, आउटगोइंग क्वालिटी अच्छी हो जाती है जब मॉडरेट डिफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि आपने बैलेंस कर लिया कि ना इसका वो नुकसान होगा ना इसका नुकसान होगा। ओसी कर्व आपका कैसे बन रहा था, इतना पोर्शन, एक मिनट में फिर से ड्रॉ कर देती हूँ, इतना पोर्शन आपका ओसी कर्व था और ये इन्वर्टेड ओसी कर्व हो गया। मतलब रियल लाइफ सिनेरियो ऐसे ही होता है, इंस्पेक्शन के बाद में आप मिक्स मैच करेंगे और एक स्टैंडर्ड क्वालिटी को अटेन करके आएंगे। ये ग्राफ किस किस के बीच में बनता है, AOQ के बारे में के साथ में, परसेंटेज डिफेक्टिव के साथ में बनता है, ओके। इन सारे ग्राफ्स को खुद से करिए, इन सारों को आप रिमाइंड करिए एग्जांपल्स के साथ में, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में भी डिस्कस करिए, क्योंकि प्रिपरेशन का सबसे अच्छा मेथड यही होता है व्हेन यू डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। ये मेरे से ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम स्केल में रहेंगे तो आप नोट्स भी बनाएंगे तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि जस्ट टॉपिक लिख लिया फिर एग्जाम्पल लिख लिया, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी, क्योंकि मगअप करने वाली तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर एक्सेप्ट फॉर्मूलाज। So hope you like this video. Do like it, share it, subscribe it. Thank you.